चैप्टर 12 तुर्किश इन्वेजन्स इन नॉर्थ इंडिया। इस चैप्टर में हम ये जानेंगे कि तुर्कों ने इंडिया पे कब हमला किया, कैसे हमला किया और उसके बाद इंडिया में क्या चेंजेस आए। इस चैप्टर में हम डिटेल से पढ़ेंगे। आपने वीडियो को कंप्लीट देखना है और कमेंट करके बताना है आपको वीडियो कैसा लगा। सभी चैप्टर्स के लिंक आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में और प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। तो आप सभी चैप्टर देखना चाहते हैं तो वीडियो की डिस्क्रिप्शन और प्लेलिस्ट को एक बार ज़रूर चेक कर लेना। तो शुरू करते हैं चैप्टर नंबर 12। मैनी स्मॉल किंगडम्स इमर्ज पावरफुल इन डिफरेंट पार्ट ऑफ इंडिया। बहुत सारी जो स्मॉल छोटे छोटे राज्य थे वो क्या हुए भाई, इन डिफरेंट पार्ट ऑफ इंडिया, इंडिया के जो डिफरेंट पार्ट्स में छोटे छोटे उस समय क्या थे भाई, राज्य थे। बट देयर रूल वाज लिमिटेड टू स्पेसिफिक रीजन्स, दो दे कॉन्स्टेंटली एस्पायर टू एक्सपैंड देयर बाउंड्रीज। बट देयर रूल वाज लिमिटेड, मगर जो जो ये छोटे छोटे राज्य थे, स्मॉल किंगडम्स थे, उनका जो रूल था, राज्य था, एक लिमिटेड क्षेत्र में ही था, एक लिमिटेड एरिया में ही था। जबकि वो एक दूसरे से क्या करते रहते थे भाई, एक्सपैंड देयर बाउंड्रीज, अपना मतलब राज्य बढ़ाने के लिए वो वो चाहते थे कि उनका राज्य बढ़े, यानी कि वो दूसरे राज्य पे कब्जा करना चाहते थे। जो छोटे छोटे राज्य थे, ठीक है, वो अपने राज्य को बढ़ाना चाहते थे, उनकी बाउंड्रीज को वो बढ़ाना चाहते थे। द फ्रिक्वेंट वार्स अमंग द राजपूत रिजल्टेड इन पॉलिटिकल डिसयूनिटी इन नॉर्थ इंडिया। और जो राजपूत थे उनके बीच में आपस में ही क्या होते रहते थे भाई, फ्रिक्वेंट वार, लड़ाइयाँ होती रहती थी, जिसके कारण जो नॉर्थ इंडिया था जो हमारा, उसमें डिसयूनिटी हो गई, उसमें एकता नहीं थी। छोटे छोटे राज्य थे और सभी राजपूत जो राजा थे आपस में लड़ते रहते थे। दिस अट्रैक्टेड इन्वेजन बाय द तुर्क, और इसी सिचुएशन का जो तुर्क थे उन्होंने फ़ायदा उठाया, ठीक है, और उन्होंने भारत पर क्या करे भाई, आक्रमण किए। अब ये तुर्क लोग कौन थे, जैसे आप अब इंडिया से उधर उस साइड को चलेंगे, पाकिस्तान आएगा, पाकिस्तान के बाद अफ़गानिस्तान, अफ़गानिस्तान से ऊपर अगर चलते हैं हम तो सेंट्रल एशिया कहते हैं, वहाँ पे क्या रहते थे भी, तुर्क लोग रहते थे, वहाँ से आए थे तुर्क लोग, ठीक है। अब इसके बारे में चलो डिटेल से पढ़ते हैं। अब्बासिद कैलिफ्स, अब्बासिद अगर हिंदी में बोले तो बोलेंगे अब्बासी, और कैलिफ्स को बोलेंगे हम खलीफा। अब्बासिद कैलिफ्स कौन थे, ऑफ द बगदाद रिक्रूटेड द तुर्क एज गार्ड एंड प्रोफेशनल सोल्जर्स। क्योंकि ये जो तुर्क लोग थे बहुत ही, आप कहते हैं भाई, युद्ध करने में सक्षम थे, अच्छे योद्धा थे, इसलिए जो अब्बासी जो खलीफा थे, अब खलीफा कौन थे, मोहम्मद साहिब के बाद जिनके हाथ में पावर आ गई थी अरब कंट्रीज़ वगैरह में, ठीक है, उनको बोलते हैं भाई खलीफा। मोहम्मद साहिब के बाद जो भी आप कह सकते हैं जो राजा बने उनको क्या कहेंगे भाई, खलीफा कहेंगे। और वो एक तरह से उनके धार्मिक गुरु भी थे और वो राजा भी थे। तो अब्बासी जो खलीफा थे, ठीक है, जिसको इंग्लिश में अब्बासिद कैलिफ्स बोलेंगे, वो बगदाद में जब उनका राज था, ठीक है, बगदाद आपको पता है कहाँ पे है, इराक में, बगदाद के आसपास का क्षेत्र पे राज था, या अरब कंट्रीज़ में जो राज था। रिक्रूटेड द तुर्क, वो क्या करते थे भाई, अपनी सेना में तुर्कों को रखते थे, ठीक है, क्योंकि तुर्क बहुत मतलब अच्छे योद्धा थे, इसलिए उनको अपनी सेना में तुर्कों को रखते थे। और वो एज ए गार्ड, और गार्ड के तौर पे और सैनिकों के तौर पे वो तुर्कों को रखते थे। कौन, अब्बासिद जो राजा थे। बाय द एंड ऑफ द 9th सेंचुरी द पावर ऑफ कैलिफ्स वीकन। अब बाय द एंड ऑफ 9th सेंचुरी जैसे जैसे ख़त्म होने पर क्या हुआ भाई, जो कैलिफ्स थे यानी कि जो खलीफा थे, उनकी जो पावर वो क्या होगी भाई, कमज़ोर हो गए, वो कमज़ोर पड़ गए। तुर्क्स स्लोली टुक ओवर द पावर एंड बिकम गवर्नर ऑफ द प्रोविंसेस। अब पावर किसके हाथ में आ गई, धीरे धीरे तुर्कों के हाथ में पावर आ गई, और वो गवर्नर बन गए। कहाँ के, जो भी उनके जो डिस्ट्रिक्ट प्रोविंसेस थे वहाँ के वो राजा बन गए, गवर्नर बन गए। सम ऑफ देम असर्टेड देयर इंडिपेंडेंस फ्रॉम द कैलिफ्स। और जो कुछ थे जो गवर्नर थे अलग अलग जो प्रोविंसेस, प्रोविंसेस क्या, जो मतलब आप कह सकते हैं जो डिस्ट्रिक्ट, जैसे अब होता है डिस्ट्रिक्ट, जो डिस्ट्रिक्ट अब्बासी राजाओं के अंडर थे, उन उन्होंने प्रोविंसेस में बांट रखा था, और ये जो तुर्क थे उनके गवर्नर बन गए। और कुछ ऐसे थे जिन्होंने
कुछ गवर्नर ऐसे थे, उन्होंने क्या कर दिया भाई कि अब हम जो खलीफाओं से क्या हैं भी बिल्कुल आज़ाद हैं, हमने अपना एक तरह से नया राज्य स्थापित कर लिया। वन गवर्नर हु कॉन्कर्ड गजनी इन अफगानिस्तान स्टार्टेड अ न्यू लाइनेज ऑफ रूलर्स नॉन एज गजनवीज। अब उनमें से भी एक कौन था भाई, एक गवर्नर था, ठीक है, जिसने क्या किया, अभी जो अफगानिस्तान में एक गजनी नाम की जगह है, उसको जीतने के बाद उसने एक नया राजवंश शुरू किया, आप कह सकते हैं, जिसको क्या कहते हैं भाई, गजनवीज कहते हैं, ठीक है। अब वहाँ पे उसने एक तरह का वो राजा बन गया, ठीक है, उसका नाम था महमूद गजनवी, ठीक है। आगे पढ़ते हैं इसके बारे में। महमूद गजनी वाज बोर्न इन 971 सीई। जो महमूद गजनी था वो 971 सीई में पैदा हुआ। ही असेंडेड द थ्रोन इन 998 और 998 में वो राजा बना। ही डिसाइडेड टू इन्वेड नॉर्थ वेस्ट इंडिया वेयर गुर्जर प्रतिहार अंपायर हैड बिकम वीक ड्यू टू फ्रिक्वेंट बैटल्स विद पल्लव्स एंड राष्ट्रकूट। उसने क्या निश्चय किया जब वो राजा बना, उसने ये निश्चय किया भाई मैं जो नॉर्थ इंडिया, जो नॉर्थ वेस्ट इंडिया है, वहाँ पे क्या करूँगा भाई, आक्रमण करूँगा। और उस समय नॉर्थ वेस्ट इंडिया में यानी कि गुजरात हो गया, राजस्थान हो गया, ये वाला जो इलाका था, ठीक है, वहाँ पे किसका राज था भाई, गुर्जर प्रतिहार राजाओं का राज था। वो कमज़ोर हो चुके थे क्योंकि वो आपस में लड़ते रहते थे, पल्लव और राष्ट्रकूटों के साथ उनकी लड़ाई होती रहती थी, इसके कारण वो कमज़ोर पड़ गए थे। तो जो महमूद गजनी था उसने नॉर्थ वेस्ट इंडिया पर आक्रमण करने का सोचा। महमूद गजनी इन्वेडेड इंडिया 17 टाइम्स इन 27 ईयर्स। महमूद गजनी 1000 से लेके 1027, कितने ईयर हो गए, 27 ईयर हो गए, उसने भारत के ऊपर 27 सालों में 17 बार आक्रमण किया। 17 टाइम्स उसने इन्वेड किया इंडिया को। ही वांटेड टू मेक गजनी ए स्मॉल हिली एंड पुअर रीजन इनटू ए पावरफुल अंपायर। जो गजनी है वो एक छोटा सा आप जगह कह सकते हैं, और हिली एरिया है, यहाँ पे वहाँ पे कुछ नहीं होता, पहाड़ियाँ हैं छोटी छोटी, और एक गरीब क्षेत्र था। जो गजनी था, महमूद गजनी था, वो इसको अपने जो गजनी को, गजनी शहर को वो क्या बनाना चाहता था, एक बहुत पावरफुल अंपायर बनाना चाहता था। ही गेंड द कंट्रोल ऑफ अफगानिस्तान एंड खुरासन। उसने मोहम्मद गजनी ने अफगानिस्तान और खुरासन पर भी कंट्रोल कर लिया, कब्जा कर लिया। ही वाज अट्रैक्टेड बाय द ग्रेट वेल्थ ऑफ इंडिया। और क्योंकि भारत को उस समय कहा जाता था कि भारत बहुत अमीर था, इसलिए वो भारत के जो धन दौलत के प्रति वो अट्रैक्ट हो गया। सो ही स्टार्टेड प्लंडरिंग टाउन्स एंड टेम्पल्स। तो उसने क्या करना शुरू कर दिया इन नॉर्थ इंडिया, नॉर्थ लाइक नगरकोट, थानेसर, मथुरा एंड कन्नौज। उसने ही स्टार्टेड प्लंडरिंग, प्लंडरिंग का मतलब उसने लूटना शुरू कर दिया। जो भी टाउन थे, जो शहर थे, कस्बे थे या मंदिर थे नॉर्थ इंडिया में, जैसे कि नगरकोट, थानेसर, मथुरा और कन्नौज, इन जगहों पे इसने हमला करके वहाँ के मंदिर लूटे, वहाँ के जो लोगों का जो धन था वो लूट लिया। His most destructive attack was directed against सोमनाथ टेम्पल इन 1025 सी। और उसका सबसे जो आप कह सकते हैं सबसे विनाशकारी जो एक उसने अटैक किया था, वो सोमनाथ टेम्पल पे किया था, जो आपको पता है गुजरात में है। दिस टेम्पल इज सिचुएटेड ऑन द कोस्ट ऑफ गुजरात। और ये समुद्र के किनारे, गुजरात में समुद्र के किनारे ये बना हुआ था मंदिर। राजपूत वॉरियर पुट अप स्टिफ रेजिस्टेंस बट लॉस्ट द बैटल। जो राजपूत वॉरियर था, योद्धा थे, उन्होंने बड़ी मजबूती से मुकाबला किया, मगर वे युद्ध हार गए महमूद गजनी से। महमूद ब्रोक द आइडल ऑफ सोमनाथ एंड लूटेड प्रॉपर्टी वर्थ 20 मिलियन रुपीज़। जो महमूद था उसने जो भगवान शिव यानी कि सोमनाथ की मूर्ति को तोड़ दिया, और वहाँ से उसने, उस मंदिर से उसने 20 मिलियन रुपीज़ की लूटपाट की। सम हिस्टोरियन आर of opinion that the main objective of Mahmud Ghazni was to propagate Islam and gain popularity among Muslims। और कुछ जो हिस्टोरियन है, जो इतिहासकार हैं, वो ये मानते हैं कि जो महमूद गजनी का जो मेन ऑब्जेक्टिव था, मेन जो उद्देश्य था, उसका था कि भाई इस्लाम को फैलाना
और मुस्लिम लोगों के बीच में अपने आप को प्रसिद्ध करना। महमूद्स इन्वेजन एक्सपोर्ट द वीकनेस ऑफ इंडियन रूलर्स एंड पेव्ड द वे फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ मुस्लिम रूल इन इंडिया। जो महमूद ने आक्रमण किए जो इंडिया पे, ठीक है, उसके कारण दुनिया को ये पता लग गया कि अब इंडिया कमज़ोर हो चुका है। और इस चीज़ ने महमूद गजनी के बाद इस चीज़ ने क्या किया भाई, एक तरह से रास्ता बना दिया मुस्लिम जो रूल जो इंडिया में स्थापित हुआ उसका, उसने एक तरह से रास्ता तैयार कर दिया। ट्रेड इंटरेस्ट आल्सो अट्रैक्टेड मैनी मुस्लिम टू सेटल इन इंडिया। और जो भी व्यापार, क्योंकि भारत के साथ व्यापार करने में भी बहुत फ़ायदा था, इसलिए जो ट्रेड इंटरेस्ट थे यानी कि व्यापार की चाहत में भी कई जो मुस्लिम हैं वो इंडिया में बस गए। दिस पीरियड आल्सो सा द डेवलपमेंट ऑफ ए क्लोज कल्चरल इंटरेक्शन बिटवीन इंडिया एंड इस्लामिक सेंट्रल एशिया। और इसी समय क्या हुआ भाई, बहुत विकास हुआ किस किस का, सांस्कृतिक विकास हुआ, क्योंकि जो इंडिया का कल्चर है और जो इस्लामिक सेंट्रल एशिया का जो कल्चर था आपस में वो एक दूसरे के पास आए, जिसके कारण सांस्कृतिक विकास हुआ। बट महमूद डिस्ट्रक्शन ऑफ वैल्यूएबल एंड आर्टिस्टिक टेम्पल्स एंड आइडल्स वाज अ ग्रेट लॉस ऑफ इंडियन हेरिटेज। मगर जो महमूद ने जो तबाही मचाई थी, जिसके कारण कुछ वैल्यूएबल और आर्टिस्टिक टेम्पल जो मंदिर थे और जो मूर्तियां थी उन्होंने जो उसने महमूद ने उसको क्या कर दिया था, ख़त्म कर दिया था, डिस्ट्रॉय कर दिया था, जिसके कारण इंडियन हेरिटेज की क्या हुई भाई, हानि भी हुई। अब डू यू नो में है, महमूद गजनी इज़ रिमेंबर्ड एज ए प्लंडर ऑफ टाउन एंड टेम्पल्स इन इंडिया। महमूद गजनी को इंडिया में एक लुटेरा समझा जाता था कि उसने कस्बों को लूटा, शहरों को लूटा और मंदिरों को लूटा, ठीक है। महमूद जो गजनी था उसकी इमेज इंडिया में तो ऐसी थी, बट इन हिज ऑन कंट्री, मगर उसकी खुद की कंट्री में ही इज़ रिमेंबर्ड एज ए ग्रेट बिल्डर ऑफ ब्यूटीफुल मॉस्क प्लेसेस एंड लाइब्रेरीज। मगर उसने अपने देश में उसको कैसे याद किया जाता है कि वो एक बहुत ही ग्रेट बिल्डर था, जिसने क्या क्या बनवाया भाई, वहाँ पे सुंदर सुंदर मस्जिदें बनवाई, महल बनवाए, लाइब्रेरीज बनवाई अपने देश में। फिरदौसी ए फेमस पोएट रोट शाहनामा इन विच ही प्रेज द स्टेप्स दैट महमूद गजनी took to the took to propagate Islam and built up Ghazni as a great empire। जो फिरदौसी उसका जो राइटर था, एक फेमस पोइट था, कवि था, उसने एक किताब लिखी है शाहनामा, जिसने उसमें महमूद गजनी की जो प्रशंसा की है कि उसने कैसे इस्लाम को फैलाया और गजनी को एक बड़ा एम्पायर बनाया, बड़ा साम्राज्य बनाया। ही आल्सो इंटरेस्टेड अल बुरूनी टू राइट एन अकाउंट ऑफ द इंडियन सब कॉन्टिनेंट नॉन एज किताबुल हिंद। उसने जो महमूद गजनी ने अल बुरूनी, ये भी एक राइटर था, उसने अल बुरूनी को कहा कि आप एक किताब लिखो इंडिया के बारे में, इंडियन सब कॉन्टिनेंट के बारे में, ठीक है। और उस किताब तो अल बुरूनी ने किताब लिखी है, उसका नाम है किताब अल हिंद, जिसके बारे में, इंडिया के बारे में, जिसमें उसने बता रखा है। महमूद गजनी के बारे में हमने पढ़ लिया कि वो कैसा था और उसने इंडिया में आके क्या किया। अब हम मोहम्मद गोरी के बारे में पढ़ते हैं। मोहम्मद गोरी वाज द रूलर ऑफ स्मॉल किंगडम ऑफ गौर इन अफ़गानिस्तान। जो मोहम्मद गोरी था वो अफ़गानिस्तान में एक गौर नाम की जगह है, वहाँ का वो राजा था और गौर एक छोटा सा राज्य था। ही कॉन्कर्ड गजनी, उसने गजनी को जीत लिया। ही प्लेस्ड इट अंडर द charge of his brother and decided to turn his attention toward India to expand his empire, unlike Mahmud Ghazni, whose main aim of invading India was to loot the great wealth of India। अब he placed it under the charge of his brother। जो उसने मोहम्मद गोरी ने क्या किया कि भाई जो गौर का राज्य था वो अपने भाई के कंट्रोल में दे दिया कि अब तू इसको संभाल। और फिर उसने डिसाइड किया कि अब वो इंडिया पे क्या करेगा भाई, इंडिया की तरफ जाएगा, इंडिया पर आक्रमण करेगा और अपने साम्राज्य को बढ़ाएगा। जैसे महमूद गजनी ने तो सिर्फ
किसके लिए किया था भाई? लूटने के लिए, धन को लूटने के लिए उसने सिर्फ वो धन को लूटता था महमूद जो गजनी था, और वापस चला जाता था धन को लूट कर। मगर जो मोहम्मद गोरी था, उसने इंडिया पर आक्रमण किया अपना क्या करने के लिए? अपना अंपायर जो साम्राज्य उसको बढ़ाने के लिए। द क्रेडिट ऑफ द फाउंडिंग ऑफ मुस्लिम एम्पायर इन इंडिया गोज टू मोहम्मद गोरी। जो भी बाद में जो इंडिया में जो मुस्लिम राज्य की स्थापना हुई, उसका क्रेडिट मोहम्मद गोरी को ही जाता है। ही ऑक्युपाइड पेशावर, लाहौर एंड सिंध। मोहम्मद गोरी ने क्या किया भाई? पेशावर पर, जो आपको पता है पाकिस्तान में है, लाहौर और सिंध, इन पर क्या कर लिया? कब्जा कर लिया। ही वॉज डिफीटेड इन द फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन बाय पृथ्वीराज चौहान, बट वॉज विक्टोरियस इन द सेकेंड बैटल ऑफ तराइन एंड टुक ओवर दिल्ली एंड अजमेर। जब वो इंडिया की तरफ आया आगे, जब उसने दिल्ली पर आक्रमण किया, तो उस टाइम दिल्ली का राजा था पृथ्वीराज चौहान। और पहला जो लड़ाई हुई, तराइन की लड़ाई हुई 1191 से लेकर 1191 में जब लड़ाई हुई, तो मोहम्मद पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गोरी को हरा दिया। मगर दूसरी, जब वो दोबारा से 1 साल के बाद फिर से आया लड़ने के लिए, तो दूसरी बार वो जीत गया पृथ्वीराज चौहान से, और दिल्ली पर और अजमेर पर उसका कब्जा हो गया। ही ड्रीम His dream of establishing an Islamic empire would have been incomplete without conquering कन्नौज। अब वो तो इस्लामिक अंपायर अपना बढ़ाना चाहता था, मगर वो पूरा नहीं हो सकता था उसका सपना जब तक कि वो कन्नौज पर अधिकार ना कर ले। ठीक है, कन्नौज है उत्तर प्रदेश में जगह, वहाँ का उसको, वहाँ के राजा को भी उसने हराना था। उसका राजा का नाम था जयचंद। ए फियर्स बैटल टुक प्लेस बिटवीन मुस्लिम एंड द राजपूत। ठीक है, कन्नौज का राजा जयचंद था, जो एक राजपूत था। तो एक भयंकर लड़ाई हुई मुस्लिम्स और राजपूत के बीच में। द पावर ऑफ राजपूत वाज क्रश्ड, किंग जयचंद वाज डिफीटेड एंड मोहम्मद गोरी ऑक्युपाइड कन्नौज एंड बनारस। जो राजपूत इस लड़ाई में क्या भाई हार गए, और जो किंग जयचंद था, कन्नौज का जो राजा था, वो हार गया मोहम्मद गोरी से, और मोहम्मद गोरी ने कन्नौज और बनारस पर अपना अधिकार कर लिया। मोहम्मद गोरी डिड नॉट हैव ए चाइल्ड ऑफ हिज ओन। मोहम्मद गोरी का अपना कोई बच्चा नहीं था। ही पुट हिज टेरिटरीज अंडर द चार्ज ऑफ हिज ट्रस्टेड स्लेव एंड जनरल कुतुबुद्दीन ऐबक। तो उसने क्या किया भाई? उसने जितना भी यहाँ पे इंडिया में राज जीता था, उसका चार्ज उसने किसके अंडर दे दिया? उसका एक गुलाम था, स्लेव था, और उसका एक सेनापति भी था, उसका नाम था कुतुबुद्दीन ऐबक। यानी कि जो इंडिया का राज वो कुतुबुद्दीन ऐबक के, जो उसका एक गुलाम था और एक सेनापति भी था, उसको देकर वो मतलब वापस चला गया। द डिसयूनिटी अमंग इंडियन रूलर एंड द caste system were the main causes of the success of Gori and the defeat of Indian rulers. The disunity among Indian ruler, क्योंकि जो इंडियन राजा थे उस टाइम, वो उनके बीच में डिसयूनिटी थी, एकता नहीं थी। और हमारा जो कास्ट सिस्टम था हमारे देश में, वो मेन कारण बना कि जो कास्ट सिस्टम, यानी कि जो जाति पाति को मानते थे, ठीक है, इस तरह का जो सिस्टम था इंडिया में, वो मेन कारण बना कि जो गोरी जीत गया और इंडियन जो राजा थे वो हार गए। द कॉमन पीपल वर डिससेटिस्फाइड एज दे हैड नो कॉन्टैक्ट विद द रूलर्स। जो उस टाइम जो जनता थी, आम आदमी थे, उनका जो राजाओं के साथ कुछ भी कॉन्टैक्ट नहीं था। यानी कि जो आम जनता थी वो उस टाइम दुखी ही थी, आप कह सकते हैं। सम राजपूत रूलर हेल्प द तुर्क अगेंस्ट देयर ओन कंट्री। और कुछ ऐसे राजपूत रूलर भी थे जिन्होंने तुर्कों का साथ दिया, अपने मतलब कंट्री के विरुद्ध जाकर तुर्कों का साथ भी दिया था। कई राजपूत ऐसे भी थे। मोर द फ्यूडल सिस्टम वेयर द लैंड ओनर्स वर वेरी पावरफुल वीकन द पावर ऑफ किंग। और इसके अलावा यहाँ पे फ्यूडल सिस्टम था। फ्यूडल सिस्टम
में क्या होता है भाई, इसमें बड़े बड़े लैंडलॉर्ड होते थे, बड़े बड़े भूमिपति आप कह सकते हैं, बड़े बड़े जमींदार होते थे। वो क्या होते थे, वर वेरी पावरफुल, वो पावरफुल बन गए। वीकन द पावर ऑफ द किंग, और उन्होंने जो राजा की एक तरह से शक्ति को कमज़ोर कर दिया। गौरीज आर्मी वाज वेल इक्विप्ड एंड हिज कैंपेन वर प्रॉपरली प्लान। जो गौरी की जो आर्मी थी, सेना थी, वो आधुनिक सेना थी आप कह सकते हैं, उसके पास हर तरह के हथियार थे, और उसका जो भी प्लान होता था, जो भी वो आक्रमण वगैरह करता था, जो भी कैंपेन चलाता था, उसका एक प्लान होता था। द मुस्लिम आर्मीज मूव्ड स्विफ्टली ऑन देयर हॉर्सेज एज कंपेयर टू द आर्मीज ऑफ इंडियन रूलर्स दैट यूज्ड ओल्ड मेथड ऑफ वार इक्विपमेंट एंड एलिफेंट। और जो मुस्लिम आर्मी थी, जो मुस्लिम्स की जो सेना थी, वो बड़ी तेज़ी से एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा सकती थी, क्योंकि वो घोड़ों का प्रयोग करती थी। ठीक है। मगर जो इंडियन आर्मी थी, वो उनका ओल्ड फैशन था, ओल्ड ही मेथड थे लड़ाई लड़ने के, और उनके पास हथियार भी इतने अच्छे नहीं थे, और वो हाथियों का प्रयोग करते थे। द एलिफेंट वर नॉट so much help during the war, as many a time they turned their wrath ऑन देयर ओन फोर्सेस। जो एलिफेंट थे, जो हाथी थे, पहले हाथियों का इस्तेमाल किया जाता था लड़ाई लड़ने में। वो अधिकतर क्या होते थे भाई, बहुत ज़्यादा हेल्पफुल नहीं होते थे, क्योंकि वो अपनी सेना के ऊपर ही एक तरह से तबाही मचा देते थे। ठीक है। हाथी जो अपनी सेना को ही गुस्से में आकर कुचलना शुरू कर देते थे। इस तरह की घटनाएं होती थी, जिस तरह मतलब कि भाई सारा खेल एक तरह से बिगड़ जाता था। हाथियों को दुश्मन के ऊपर छोड़ा जाता था कि दुश्मन को कुचलेंगे वो, मगर कई बार हाथी अपनी सेना की तरफ ही मुड़कर अपनी सेना का ही काम तमाम कर देते थे। इस तरह से जो ओल्ड फैशन की लड़ाई लड़ते थे जो इंडियन के राजा थे, मगर जो मुस्लिम थे उनकी सेना अच्छी थी, और वो तेज़ घोड़ों का प्रयोग करते थे। अब है डू यू नो में देख लेते हैं। एक्सेप्ट फॉर कॉन्करिंग गुजरात, गौरी वाज सक्सेसफुल इन एवरी इन्वेजन। जो गौरी जो आया था, मोहम्मद गौरी आया था, उसने कई जगह पर आक्रमण किए थे, और उसके सभी आक्रमण सफल हुए थे, सिर्फ गुजरात को छोड़कर। किंग भीमदेव गेव हिम सच ए क्रशिंग डिफीट डेट गौरी कुड नॉट ड्रीम ऑफ पीपिंग इनटू गुजरात अगेन। उस टाइम गुजरात का राजा था भीमदेव। जब गौरी ने उस पर आक्रमण किया, गुजरात पर आक्रमण किया, तो भीमदेव ने उसको बुरी तरह से हरा दिया, मोहम्मद गौरी को बुरी तरह से हरा दिया। पर उसके बाद, उस हार के बाद, मोहम्मद गौरी ने गुजरात का कभी भी रुख नहीं किया, गुजरात की तरफ फिर वो कभी नहीं गया। तो लेसन हमारा हो गया कंप्लीट। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।